नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सप्ना शर्मा। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और आज कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेने वाले हैं। कई धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि 8 मई से चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम आज के सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन देखिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे का आज तीसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का। प्राण प्रतिष्ठा के साथ गोरक्षपीठ के देवलोक का आज विस्तार होगा। तो आज गोरखपुर में कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। आपको बता दें आज श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सीएम योगी इसमें हिस्सा लेंगे और देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही गोरक्षपीठ के देवलोक का विस्तार भी हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि 8 मई से 2 चरणों में चल रहे अनुष्ठानिक कार्यक्रम पूरा हो जाएंगे। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। हरेंद्र, आज गोरखपुर के दौरे का तीसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज तीसरा दिन है, लेकिन आज पूरा व्यस्ततम सुबह से लेकर के शाम तक कार्यक्रम उनका लगने वाला है। 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक गोरक्षनाथ मंदिर में धार्मिक कार्य होंगे। आपको बता दें कि देवी देवताओं के विग्रह जो प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है, सुबह 9 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा और 12 बजे के बाद शिव महापुराण की जो 2 चरणों में कथा चल रही थी उसका समापन हवन यज्ञ होगा। 1:30 बजे के आसपास जो है कि सबको भंडारा दिया गया है और शाम को 6 बजे कन्हैया मित्तल जो गायक हैं वो मंदिर में भजन करेंगे और ख़ास तौर से इस तरह का कार्यक्रम आज पूरा दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यस्ततम रहने वाला है और ख़ास तौर से दूर दराज से जजमान के रूप में लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज जो कार्यक्रम होगा उसमें शिरकत करेंगे। बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। लेकिन इसी बीच हरेंद्र, क्या जनता दरबार को लेकर कोई जानकारी, क्योंकि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह के समय गोरखपुर होते हैं तो वो जनता दरबार लगाते हैं। कल तो जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगाया था, कल फरियादी पहुंचे थे। आज क्या जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं? आज भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगेगा। जनता दर्शन के कार्यक्रम में जो लोग अपनी समस्या लेकर के पहुंचे हैं उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखातिब होंगे और संबंधित अधिकारी को उनकी समस्याओं को निस्तारण करने का दिशा निर्देश भी देते नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, खासतौर से जिस तरह से इनपुट जो मिलते आ रहे हैं गोरखपुर जिला प्रशासन नहीं पूरे जो कि जांच एजेंसियों को, उसको लेकर के आज सख्ती बरती जा रही है। जो लोग मंदिर में जा रहे हैं उनकी सघन तलाशी हो रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए हैं। पॉइंट टू पॉइंट पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी। तो खास तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात गोरक्षनाथ मंदिर में किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आज बेहद महत्वपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है जिसको लेकर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी बीच लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट आज से रवाना होगी। आज आपको बता दें कि हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए निकलेगा पहला जत्था। यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे बद्री दानिश अंसारी।
मंत्री के साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी साथ मौजूद रहेंगे। यूपी में इस बार 25,444 हज यात्री यात्रा करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ एयरपोर्ट से 14,000 हज यात्री यात्रा करेंगे। आज 12 बजे हज यात्रियों की पहली फ्लाइट होगी रवाना। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आज पहली फ्लाइट होगी रवाना। आपको बता दें कि हज यात्री आज से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे और 12 बजे हज यात्रियों की पहली फ्लाइट रवाना होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के इसको लेकर कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट आज रवाना होगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। हज हाउस से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा और हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए पहला जत्था निकलेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरी झंडी मंत्री दिखाएंगे। तो हज यात्रा में कब कब फ्लाइट होगी, इसकी जानकारी आपको समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 298 यात्री मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। आज ही दोपहर 3:05 पर दूसरी फ्लाइट रवाना होगी। 298 यात्री मदीना के लिए इसमें उड़ान भरेंगे। 21 मई से 6 जून तक यात्री उड़ान भरेंगे। ये बड़ी जानकारी। मदीना के लिए कुल 45 उड़ानें होंगी। वहीं कुल 14,000 यात्रा पर जाएगी। और आपको बता दें दोपहर 12 बजे का समय जब पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। लखनऊ से मदीना के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरेगी। 298 यात्री मदीना के लिए इस फ्लाइट में उड़ान भरते नजर आएंगे। टर्मिनल 1 पर प्रवेश और विशेष गेट की व्यवस्था की गई है। क्या कुछ व्यवस्था, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हेल्प डेस्क बनाया गया है। CISF, इमिग्रेशन, कस्टम का भी यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिलेगा। अलग बैगेजिंग स्कैनिंग का सिस्टम भी होगा ताकि कम समय लगे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग वजूखाना होगा। नमाज का क्षेत्र भी बनाया जाएगा। हज यात्रियों के खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था होगी। ठहरने के लिए AC कमरे की व्यवस्था की जाएगी। हज यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि अगर कोई असुविधा होती है या फिर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो इस कैंप में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, हज यात्रा की जो पहली फ्लाइट है, पहला जत्था है, आज रवाना होगा। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है और किस तरीके की सुविधा यहां पर इन यात्रियों को देखने को मिलेगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? के लिए लखनऊ से रवाना होगा। 12 बजे जो फ्लाइट है यहाँ से निकलेगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले तैयारी की जा रही थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के इस बार लगभग 26,786 लोगों ने आवेदन किया था और लगभग सभी लोगों का आवेदन स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोटा लगभग 29,000 के आसपास था और जो इस पर आवेदन आए थे वो कम आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हर बार देखा जाता था कि आवेदन ज्यादा होता थी और संख्या कम होती थी, जो कोटा होता था कम होता था, इससे तमाम लोग हज यात्रा नहीं कर पाते थे, निराश थे। लेकिन इस बार उनको निराश नहीं होना पड़ा। बात करें राज्य लखनऊ की तो लखनऊ से लगभग 13,000 लोग आज जो है फ्लाइट यहाँ से लेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से 25,544 लोग हैं जो हज यात्रा पर जाने वाले हैं। लखनऊ की बात करें लखनऊ में 1411 लोग यात्रा के लिए आवेदन किया था। साथ ही सबसे ज्यादा आवेदन करता जो है मुरादाबाद से है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आज बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर महिलाएं पुरुष ने बढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। अगर बात करें पुरुषों की संख्या 14,000 के आसपास है, वही महिलाओं की संख्या 12,546 है। निश्चित तौर पर इस बार जो हज यात्रा करने वाले हैं कहीं ना कहीं काफी उत्सुक है क्योंकि तमाम लोगों ने हज यात्रा के लिए बिल्कुल 12 बजे पहला जत्था उड़ान भरेगा और हालांकि इसके लिए एयरपोर्ट पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का महत्वपूर्ण दौरा, आपको बता दें गाजियाबाद वो पहुंचते हैं और इस दौरान 10 करोड़ की लागत से तैयार 50 बेड के अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तस्वीर अब आप देखिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह मौजूद रहे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बड़ी सौगात गाजियाबाद
वासियों को दी गई है। हालांकि इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है। अब वो भी आपको सुनवाते हैं। लोनी का अस्पताल का लोकार्पण किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाइयाँ लोनी के सभी लोगों को, बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, इस अस्पताल से कितने लोगों को फायदा पहुंचने वाला? देखिए, जितने भी मरीज आएंगे सभी को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सर, अक्सर देखा गया कि अस्पतालों के बाहर भी लोग दवाइयाँ खरीदने चले जाते हैं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, इसमें मना कर दिया, एक टिकिया भी बाहर से नहीं लाएगा कोई। लोनी के अलावा गाजियाबाद में और भी अस्पताल और उसको बेहतर किस तरीके से बेहतर करेंगे, पूरे बेहतर से बेहतर करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मौके पर मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से भी हमारे खास बातचीत की है संवाददाता ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, आज एक अस्पताल की सौगात मिली है, किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों को, खासतौर पे लोग ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था, आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। कई हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके, बीच के अंदर कुछ समस्याएं थी, इक्विपमेंट की समस्या थी, स्टाफ की समस्या थी, अब वो दूर हो रही है, कुछ अभी भी हैं जिसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि उसको दूर कराएं। और भी गाजियाबाद में सर अस्पताल है, उसको बेहतरी के लिए बहुत सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे बनती जाएंगी आपको बताते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी, अनीस के साथ पीयूष तिवारी। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मौजूद रहे। नंदकिशोर गुर्जर से हमने खास बातचीत की, अब वो सुनिए। रूप में सौगात मिली है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हैं। सर, डिप्टी सीएम यहाँ पे पहुंचे हुए थे, लोकार्पण हुआ है अस्पताल का, क्या कुछ खासियत है? आपने भी काफ़ी मेहनत की थी, चर्चाएं लखनऊ तक आप बात लेकर गए थे। देखिए, लगातार लौनी के अंदर पिछले 75 साल में कोई काम नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों ने यहाँ अपहरण, गहरे गड्ढे, लूट डकैती का लौनी का इमेज इतनी खराब हो गई थी कि लोग यहाँ से प्लान करने लगे थे। ऐसे में माने योगी जी की सरकार आने के बाद आप बराबर में देख सकते हैं बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल इतना शानदार बनाया कि आप जाएंगे तो यहाँ किसी 5 स्टार होटल से भी शानदार अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत शानदार और क्वालिटी के साथ बना है। लौनी के लोगों को कुछ मिला नहीं था यहाँ बिल्कुल भी। आज लगातार ITI भी हमने चालू कर दी है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बस अड्डे बन रहे हैं, और उसी क्रम में ये हॉस्पिटल जो बना है, माने ब्रजेश पाठक जी का, माने मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार। जब महाराज जी सब मिले थे तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के और इसको प्रस्ताव जो है इसको पास करने के बाद इसको फंड रिलीज़ किया था। और पाठक जी ने जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बने तो इसमें गति ला करके और सारी मशीन ला करके, मैंने कहा था कि चुनाव के 1 सप्ताह बाद इसको शुरू करा देंगे। आज 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ है और ये लौनी के लिए जो सौगात शुरू हुई है इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय डिप्टी सीएम का बहुत आभारी हूँ और लौनी देवतुल्य जनता को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। आखिरी सवाल रहेगा, कितने लोगों को इस अस्पताल से कहीं ना कहीं फायदा होने जा रहा है? क्या भविष्य में बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी? लौनी के बेडों की संख्या ये 100 बेड का हमें करना है, 50 बेड का, क्योंकि तत्काल हमें चालू करना था, 50 बेड का ये चालू कर दिया है। और इसमें मैं समझता हूँ लौनी नहीं है, आसपास के बागपत्ता के लोगों को भी इलाज मिलेगा। दिल्ली में जो केजरीवाल जी बहुत लोगों को कहते थे कि इलाज नहीं होने देंगे, अब उनकी खांसी का इलाज भी भविष्य में यही होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, गाजियाबाद। वहीं बुलंदशहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने 2000 रुपए के नोट बंद होने पर अपना बयान दिया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहते 2000 का नोट बंद हो। हमारी पार्टी कर्नाटक हार की समीक्षा कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही है। दो 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा। अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि
2000 के नोट के सर्कुलेशन के आदेश के बाद से उन लोगों में हलचल मच गई है जिनके पास नोट हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद व्यापारियों और आम जनता में क्या असर पड़ा है और वह लोग इस फैसले का कितना सम्मान कर रहे हैं, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जनता और व्यापारियों के बीच पहुंचती है। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है वो आपको सुनवाते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और ये 2000 के नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है, और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था, क्योंकि आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन में 2000 का नोट बहुत ही कम दिखता था। तो मेरा मानना है कि आम जनता पे इसका ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा, काला धन 2000 से दुगना छुप गया। और वो काला धन आम आदमी के पास नहीं है, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। आम आदमी पास देखे, मैं खुद 1 साल से नहीं देखा हूँ कि वो नोट गांधी जी उस पर छपे हैं कि उड़ गए। आप समझिए, क्योंकि पहले जब मैंने एक बार देखा था उसमें गांधी जी थे, लेकिन पता नहीं अब गांधी जी हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो आम मध्यम वर्गीय नोट नहीं देखा है 2000 का, लेकिन बड़े बड़े नेता जो होंगे उन्होंने देखा है। काला धन उनके पास है, और जो व्यापारी हैं, व्यापारी को कोई टेंशन नहीं है। 2000 के नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है, और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है, और इसको पहले ही कर देना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जो 2000 के नोट है देखे हुए लगते हैं कई महीने हो गए, कई महीने क्या हमको लगते हैं साल हो गए मुझे भी देखे हुए, परंतु जो निर्णय है वो बिल्कुल सराहनीय है। इसको आगे ही पहले ही कर लेना चाहिएगा। सरकार का निर्णय है, और सरकार जो निर्णय ली है होगी वो कुछ सोच समझकर ही निर्णय ली होगी। अगर 2000 की नोट पे वो रोक लगा रहे हैं तो ये सरकार की है मंशा, और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। नोट उनके पास है नहीं। 2000 का नोट देखे हुए लोगों को 2-2 साल हो गया है, और ये नोट सारे डंप जो है व्यापारियों के पास है, नेताओं के पास है, तो नोट तो वहाँ से निकलेगा, तो परेशानी किस चीज़ की होगी? करें, बंद करें। ये पहली बार एक बार बंद हुआ 1500 नोट जनता की मार, अब ये दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है, काउंटर बंद हो जाता है। कितनी मेहनत से तो आदमी इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद में घंटों लाइन में लगे, पैसे निकलते नहीं बैंक से। बिल्कुल सही फैसला है। गरीब जनता के पास 2000 नोट आएगा कहाँ से? महीनों हो गया हम खुद नहीं देखे तो दूसरे को क्या बताएंगे? विपक्ष का काम ही है, रूलिंग वाली पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। आगे के जो आगामी फैसले उनको भी देख लो, 3 तलाक, हलाला, दुनिया वगैरह का इतना चलता है, तो सब में तो विपक्ष वैसे भी हंगामा करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे केवल बड़े पूंजीपतियों का फायदा है। गरीब आदमी के पास 2000 का नोट आएगा कहाँ से? उसकी सैलरी नहीं है 2000 का नोट की। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई की वहीं मथुरा से आपको खबर बता रहे, जहां 1 लाख के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश रोहित गुजर घायल हो गया। वही घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में तलाश यहां पर कर रही थी। वही 2021 में बरसाना पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन बदमाश रोहित गुजर पर
2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज है, ये भी जानकारी मिल रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2021 में बरसाना पुलिस टीम पर इसने फायरिंग की थी और बदमाश रोहित गुर्जर पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। इसी बीच आपको बता दें 1 लाख के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान रोहित गुर्जर घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी, पुलिस तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि 2021 का मामला है जब बरसाना पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। महेश सिंह फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। महेश, 2021 का ही पूरा मामला जब बरसाना पुलिस पर फायरिंग की और अब इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरीके से इनपुट्स मिले, किस तरीके से मुठभेड़ हुई, क्या कुछ हुआ, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दें बरसाना पुलिस पे 2000 फायरिंग की गई थी और लगातार पुलिस जो है इसकी तलाश कर रही थी, बदमाश की तलाश जारी थी। लेकिन कल देर रात को पुलिस मुठभेड़ में ये पुलिस इसकी चेकिंग कर रही थी और ये अचानक यहाँ पर दिखाई पड़ा और उसमें पुलिस ने भी अपनी जवाबी फायरिंग की है जिसमें गोली लगी है और इसका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उपचार यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, माफ कीजिएगा 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे बताए जा रहे हैं। कौन कौन से मुकदमे इस पर दर्ज हैं महेश? देखिए, पुलिस ने जो अभी इस पे रात को जो मुठभेड़ हुई उसके मुकदमे ही नहीं, मतला ही नहीं, आसपास मतलब के प्रति लगे हुए भरतपुर या राजस्थान में, हरियाणा में कई जगह पे मुकदमे दर्ज हैं और 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस पर पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, अब अभी जानकारी और सिर्फ मुकदमों की जानकारी भी किन धाराओं में दर्ज है इसकी जानकारी नहीं हो पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बता देते हैं। आपको बता दें डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर एक्शन यहां पर लिया गया है। दादरी तहसील दिवस में लेखपाल को यहां पर निलंबित कर दिया गया है। दादरी एसडीएम आलोक कुमार ने लेखपाल को यहां पर निलंबित किया। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें दोषी पाए जाने पर लेखपाल को निलंबित यहां पर किया गया है। लेखपाल निलंबित हो गया है। ग्राम बिसाहड़ा के खाद के गड्ढे की भूमि पर अवैध कब्जा था और इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हालांकि इसके लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए गए थे। गलत आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले लेखपाल पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आपको बता दें आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए लगता है आय प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर दादरी तहसील दिवस में लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। दादरी एसडीएम आलोक कुमार ने लेखपाल को निलंबित किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई। आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता देते हैं जहां मामूली विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जो विवाद है वो कटहल तोड़ने के लिए हुआ था और इस विवाद को प्रमुखता के साथ न्यूज़ 1 इंडिया ने भी दिखाया था। गांव के 2 परिवार के बीच ये विवाद हुआ था। एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से हत्या की। मृतका की बेटी भी घायल हो गई थी इसमें और अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती है, इलाज किया जा रहा है। जोगिया थाना इलाके के गोननाहा गांव का ही पूरा मामला है। गांव में एक टेम्पो आया था, हमारी मम्मी भेली आने गई थी। गांव में बंदर आए थे, कटहर का पेड़ था, बंदर 3 कटहर तोड़ के नीचे गिरा दिए। उस घर के लोग कह रहे हैं कि कटहर तुम्हें तोड़ी हो। बरसाती, तौलन, किसलौती, गोलकी और दिनेश, चितराम सभी लोग मिलकर कह रहे हैं कल से झगड़ा हो रहा, आज भी हो रहा है। सुबह से सभी लोग मारे थे, पुलिस आए, पुलिस चले गए, फिर वो लोग दोबारा घर से निकल के आए हैं। हमारी मम्मी बहन को ठेका मार के मुंह छितरा दिए हैं सभी लोग। जोगिया उदयपुर में गुनाह गांव में एक 45 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। इसमें गांव में आपसी विवाद को लेके इसमें जो विपक्षियों द्वारा इसके सर पे वार किया गया जिससे इसका मृत्यु हुआ है। मौके पे पुलिस टीम आ गई है, साथ में फील्ड यूनिट भी है और
जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसमें शीघ्र ही जितने भी इसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी कर कठोर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।